नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो अगले महीने बजट तक काम करते हुए नज़र आएंगे और साथ में क्या रहेगा अगला हफ्ता पूरे मार्केट का जानेंगे इस वीडियो से। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा शेयर मार्केट का अपडेट आपको मिलेगा, सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक सारी न्यूज़ मिलेगी, जिससे आपको एक मोटा आइडिया लगेगा कि मार्केट कहां पर ट्रेड करने वाला है अगले हफ्ते और आने वाले टाइम में। तो देखिए, अब अगले हफ्ते से पूरी तरह से जो हमारा जो शेयर मार्केट है वो बजट मोड में आ जाएगा, क्योंकि बजट की चर्चाएं तेज़ हो गई हैं और बजट तैयार लगभग हो चुका है। सभी बैठकें हो रही हैं और निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अपने सभी पैरामीटर्स पे चर्चाएं करके फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने वाली हैं बजट का। और बजट के हिसाब से अब लगभग पोजीशंस बननी लोगों की शुरू हो जाएंगी। बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बजट 2024 व्हाट विल हैपन टू इनकम टैक्स इन दिस बजट विल बी कट। दोस्तों, ये जो पॉइंट है इनकम टैक्स वाला, ये मिडिल क्लास के लिए है और ये बहुत बड़ा फैक्टर रोल करेगा शेयर मार्केट को, इकोनॉमी को आगे ले जाने में। इनकम टैक्स का जो है मिडिल क्लास को इम्पैक्ट करता है और मिडिल क्लास एक बड़ा तबका है। बड़े तबके को रिझाने के लिए सरकार हमारी मोदी 3.0 सरकार ज़रूर कोशिश करेगी। चलिए देखते हैं क्या आगे हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, इनकम टैक्स में कुछ कट होगा या नहीं होगा। आप देख सकते हैं आप फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इज सेट टू प्रेजेंट द यूनियन बजट 2024 इन लेट जुलाई। 22 जुलाई को हमारा जो बजट है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पेश कर देंगी, मेकिंग हर 7th बजटरी एड्रेस। 7वां वो बजट पेश करेंगी। इंटरिम बजट उन्होंने फरवरी में पेश किया ही था। दैट देयर इज़ इंक्रीजिंग कंसर्न ओवर वेदर और नॉट द FM विल स्लैश इनकम टैक्स रेट। ये काफ़ी ज़ोरों से चर्चाएं चल रही हैं कि 7वां बजट होगा और इंटरिम बजट उन्होंने पेश किया था और इस बजट में जो इनकम टैक्स में है उसमें कटौती होगी या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इज कंटेम्पलेटिंग मेजर्स टू बूस्ट कंजम्पशन इन इंडियाज फोर्थकमिंग बजट पोटेंशियली एक्सीडिंग ₹50,000 करोड़, रिपोर्ट सेड। यानी कि जो डिमांड है, डिमांड को, कंजम्पशन को बढ़ाना चाहती है हमारी सरकार। मोदी 3.0 कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों के पास में इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास सेविंग होगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और उन्हें 50,000 करोड़ का पोटेंशियल इंक्रीज वो कर रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज़ डिस्कसिंग प्लान्स टू कट टैक्सेस। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो ऑलरेडी डिस्कस कर रही है क्या कट हो सकते हैं टैक्सेस में। टारगेटिंग इंडिविजुअल्स विद हायर स्पेंडिंग प्रोपेंसिटी, जिनकी हायर स्पेंडिंग है उनके बारे में टारगेट कर रही है। दोज अर्निंग बिटवीन ₹5 लाख एंड ₹15 लाख। न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग के हिसाब से जिनकी इनकम 5 लाख से 15 लाख के बीच में है उन पर वो चर्चा कर रही हैं। करेंटली जो अभी के जो होता है वो टैक्स, ये जो स्लैब वाले हैं 5 लाख से 15 लाख वाले हैं, उनकी जो टैक्स देते हैं वो 5% से लेके 20% तक का टैक्स वो भरते हैं। दीज अर्नर्स माइट बेनिफिट फ्रॉम द प्रपोज टैक्स रिडक्शन। ये ऐसे लोगों को जिनका 5 लाख से लेके 15 लाख की इनकम है, उनको इस बजट में क्या हो सकता है, टैक्स रिडक्शन की वजह से फ़ायदा पहुंच सकता है, उसको कंसिडरेशन में लाया जा रहा है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। बजट 2024 पेश होने से पहले सामने आई बड़ी जानकारी। इतनी है आपकी इनकम तो खुश करेगी सरकार। आखिर क्या होने वाला है, यहाँ देख सकते हैं हम
कि अगर आपकी 5 लाख से 15 लाख की जो इनकम है तो क्या हो सकता है, सरकार क्या आपको खुश करेगी। देख सकते हैं क्या होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया है कि सरकार खपत को यानी कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स दरों में कुछ रियायत, टैक्स पॉलिसी चेंज दे सकती है, यानी कि टैक्स पॉलिसी में कुछ चेंज कर सकती है जिससे कि कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा। जिनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट यानी कि यूनियन बजट 2024 पेश करेंगी। उम्मीद क्या है, बजट की एक्सपेक्टेशन क्या है, हम देख सकते हैं। नई सरकार है, नया बजट होगा, नई उम्मीदें भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार जब शपथ ली तो लोगों की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गईं। लेकिन एक उम्मीद जो पिछले 10 साल से इंतज़ार कर रही है वो है बजट 2024 में किसका, सैलरीड क्लास के लिए टैक्स कटौती। ये सबसे बड़ी उम्मीद है, पिछले 10 सालों से इसका इंतज़ार कर रहा है कि सरकार कुछ इन टैक्स स्लैब्स वालों के लिए करेगी। इस बार क्या नया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी तो वही हैं, प्लानिंग भी वैसे ही होगी, फोकस भी ग्रोथ पर होगा। फिर भी ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, इसलिए ये बजट कुछ अलग और ख़ास हो सकता है। अलग अलग चर्चाएं हैं, उम्मीदें हैं, हकीकत सामने आएगी तब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, तभी चीज़ों का पता चलेगा। फिलहाल सूत्र बता रहे हैं कि इनकम टैक्स की दरों में कटौती पर विचार हो रहा है। बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, ये वाली जो न्यूज़ है शेयर मार्केट को और देश में कंजम्पशन को बढ़ाने में बहुत ही मदद करती हुई नज़र आएंगी। अगर टैक्स रिडक्शन होता है तो दोस्तों यकीन मानिए कि मार्केट नई ऊंचाइयों को छूने वाला है और बहुत ही शानदार रिटर्न आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 2 सरकारी सूत्रों ने बताया है कि सरकार खपत को यानी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए कुछ रियायत दे सकती है। आप समझ रहे हैं ना बात को, कि अगर रियायत मिलेगा तो क्या होगा, लोगों की सेविंग बढ़ेगी और सेविंग बढ़ेगी तो लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा। अभी क्या है, ज़्यादा टैक्स होने के हिसाब से क्या हो रहा है कि लोगों की सेविंग नहीं हो पा रही है, इसीलिए लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं, खर्चा कम हो रहा है। उससे मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश होगी। चर्चा है कि बजट 2024 में इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान हो सकता है, नए स्लैब का ऐलान हो सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इंडिविजुअल टैक्स में कटौती से इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा और मिडिल क्लास को बचत बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपको बता चुका हूँ पहले ही, कौन कौन खुश होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सवाल ये कि बजट से निकले ऐलानों से खुश कौन होगा, वित्त मंत्री किसे साध रही होंगी। सूत्रों के मुताबिक 15 लाख रुपए से ऊपर के इनकम ग्रुप को खुश करने की प्लानिंग है। इस इनकम ग्रुप में टैक्स छूट या कटौती का प्रावधान हो सकता है। वहीं 10 लाख रुपए तक की इनकम वालों को इनकम टैक्स स्लैब कम हो सकता है। बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, सरकार ओल्ड टैक्स रेजिम में 30% की सबसे ऊंची टैक्स दर को ख़त्म कर नई लिमिट तय करने पर विचार कर रही है। बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, शेयर मार्केट के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ हो सकती है। शेयर मार्केट बहुत रफ्तार से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ऐसा हो जाता है। 23-24 में भारत की जीडीपी 8.2% की मजबूत दर से बढ़ी है, वहीं कंजम्पशन उससे आधी दर से बढ़ी है। ऐसे में उम्मीद है कि कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा सकता है, यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ है उसको बरकरार रखना चाहती है, उसमें और इजाफा करना चाहती है। वो कैसे होगा, जब कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा। कंजम्पशन को बढ़ावा कैसे मिलेगा, जब लोगों की सेविंग होगी, लोगों के पास पैसा होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंकाया। नतीजों के बाद किए गए एक सर्वे में पता चला कि देश का वोटर
महंगाई, बेरोजगारी और घटती हुई इनकम से काफ़ी चिंतित है। ये सर्वे किया गया है सरकार के द्वारा, ऐसा उनको पता चला है। ये महंगाई, बेरोजगारी और इनकम जो घट रही है उससे काफ़ी चिंता है। ऐसे में चर्चा ये है कि सरकार का फोकस टैक्स स्कीम को में बदलाव करने पर हो सकता है। इसमें 15 लाख रुपए तक के इनकम ग्रुप पर 5% से 20% टैक्स और 15 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लग सकता है। तो इसमें जब कटौती होगी, लोगों की बचत बढ़ेगी। प्रधानमंत्री भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग की बचत बढ़ाने की तरफ काम कर रही है। इसके पीछे एक तर्क है, पिछले कुछ साल में इंडिविजुअल टैक्स पेयर की इनकम 3 लाख रुपए से बढ़कर 15 लाख रुपए हुई है। यानी जो 3 लाख अर्न कर रहे थे उनकी हमें 3 लाख से 15 लाख पर पहुंच गए हैं। इसमें 5 गुना टैक्स की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं इस अंतराल में इनकम टैक्स की दर में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा है। मोदी सरकार है डीपली एनालिसिस करती है किन वोटर्स को साधना है और कहां से देश की इकॉनमी मजबूत की जा सकती है। तो 6 गुना जो टैक्स में बढ़ोतरी हुई है उसमें बदलाव कर सकती है। अब ये सब बदलाव होगा, इसके लिए पैसा चाहिए होगा, सरकार की इकॉनमी पे भी बोझ ना पड़े। इसके लिए ये पैसा हमारे पास रिज़र्व में होना चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? उस पैसे की भी प्लानिंग ये है कि सरकार के पास में फ़ंड की कमी नहीं है। आरबीआई देख सकते हैं आप कहाँ से है। आरबीआई 2023-24 के लिए भारत सरकार को रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ रुपए का लाभांश देगा, यानी कि डिविडेंड देगा। मैं अपनी कई पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये बजट में ये अमाउंट है 2.11 लाख करोड़। इसकी वजह से, इस डिविडेंड की वजह से इस बार का बजट बहुत ख़ास होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सरकार को 23-24 के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए का लाभांश देगा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की इस 608वीं बैठक में लाभांश भुगतान का निर्णय लिया गया है। आगे देखिए, आप देख सकते हैं इसको डीपली, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको शेयर मार्केट को समझने में और आगे की प्लानिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को इतने का लाभांश को बुधवार को मंजूरी दी है 22 मई को। ये एक साल पहले की तुलना में 2 गुने से भी अधिक है। यानी कि पिछली साल जो डिविडेंड दिया था उससे 2 गुने से भी ज़्यादा इस बार डिविडेंड सरकार के पास जा रहा है। पिछले साल उन्होंने जो आरबीआई ने जो डिविडेंड दिया था वो 87,416 करोड़ रुपए का सरकार को लाभांश डिविडेंड दिया था, और इस बार 2.11 लाख करोड़ यानी कि 2 गुने से भी ज़्यादा है। गवर्नर शक्तिकांत दास जी की अध्यक्षता में आयोजित आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं भुगतान का निर्णय लिया गया। रिजर्व बैंक में बयान में कहा, निदेशक मंडल ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को अधिशेष के रूप में 2.11 करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी है। ये ऐसा कैसे हुआ है? आरबीआई ने कहा, वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि में पुनरुद्धार होने पर आकस्मिक जोखिम बफर को बढ़ाकर 6% किया गया है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अर्थव्यवस्था में मजबूती और जुझारूपन बने रहने से निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आरबीआई को बढ़ाकर सीआरबी को बढ़ाकर 6.5% करने का फैसला किया है। अब देखिए, आरबीआई ने सरकार को इतने दिए, मैंने आपको बता ही दिया। चुनाव के बाद नई सरकार की होगी बल्ले बल्ले। हर साल क्या होता है, आरबीआई निवेश से होने वाले डिविडेंड इनकम को केंद्र सरकार को एक निश्चित राशि के रूप में हस्तांतरित करता है। ये हर बार होता है। इस बार बैंकों के शानदार प्रदर्शन के चलते आरबीआई ने केंद्र सरकार को इतना अमाउंट देने का
डिविडेंड देने का ऐलान किया है। अब आप देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच सरकार का खजाना भर गया है। दरअसल सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए आरबीआई ने केंद्र सरकार का खजाना भरने के लिए भारी रकम बतौर डिविडेंड देने का फैसला किया है। 2023-24 में 3 लाख करोड़ का मुनाफा करने वाले बैंकों के शानदार प्रदर्शन के चलते आरबीआई ने इतना अमाउंट डिविडेंड देने का, यानी कि जो हमारी बैंक हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, उसकी वजह से इतना बड़ा अमाउंट सरकार के पास जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं, आपको मैं सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ, लेकिन इस साल की राशि कुछ हद तक सबसे बड़ी है और वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 141% अधिक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाली सरकार को इस डिविडेंड से कितनी मदद मिलेगी, कहाँ मदद मिलेगी। वित्तीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी, नई योजनाएं में खर्च करने में भी मदद मिलेगी। पैसा अगर अच्छा होगा तो हम खर्चा भी अच्छा करेंगे। देखिए, सरकार के पास अच्छा पैसा आया है तो अच्छा बजट में खर्च होगा। जब हमारे जो टैक्स पेयर हैं उनके पास में पैसे की बचत होगी तो वो भी अच्छा करेंगे, वो भी अच्छा खर्च करेंगे, यानी कि कंजम्पशन उनका बढ़ेगा। यही तो सरकार चाहती है। इतनी बड़ी रकम मिलने से भारत सरकार को विनिवेश के लक्ष्य चूक जाने के बाद रेवेन्यू कलेक्शन में आई कमी की भरपाई करने का भी मौका मिलेगा। जो फिस्कल डेफिसिट है हमारा, उसमें भी हम इसमें भरपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार की जन कल्याण योजनाओं के लिए पैसा जुटाना भी इस रकम के मिलने के बाद काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। यानी कि इस जो डिविडेंड है 2.11 लाख करोड़, इसकी वजह से बहुत सारी स्कीमें आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी और मजबूती से बढ़ती हुई नज़र आएंगी, जिससे क्या है, शेयर मार्केट मजबूत होगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जो FII हैं वो हमारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, अच्छे रिटर्न बढ़ते हुए नज़र आएंगे। बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज को देखिए, उन्होंने क्या कहा है, इस तरह के ऐतिहासिक डिविडेंड से वित्त वर्ष 25 में राजकोषीय घाटे में 0.4 की कमी आएगी। बहुत बड़ी बात है। आगामी बजट में घोषित किए जा रहे कम उधार की गुंजाइश अब बॉन्ड बाजारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेंगी। वहीं पे IRCA के चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने कहा है 2.11 ट्रिलियन रुपए की राशि वित्त वर्ष 2025 के लिए अंतरिम बजट में लाभांश और मुनाफे के तहत 1.5 ट्रिलियन रुपए के बजटीय आंकड़े से काफ़ी अधिक है, जिसमें PSU से लाभांश भी शामिल हैं। बजट से अधिक आरबीआई डिविडेंड वित्त वर्ष 2025 में भारत सरकार के संसाधन को बढ़ाने में मदद करेगी। तो बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है दोस्तों। अगर ऐसा हो जाता है, ये तो होना ही है, अगर इनकम टैक्स में भी छूट हो जाती है तो शेयर मार्केट बूम होने वाला है आने वाले टाइम में। इतना पैसा आरबीआई के पास आता कहाँ से है? ये देखिए, सरप्लस इनकम से सरकार को डिविडेंड देती है। ये पैसा आरबीआई निवेश और डॉलर को रखने के बाद में वैल्यूएशन में हुई बढ़ोतरी में से कमाती है। इसके साथ ही करेंसी प्रिंट करने पर मिलने वाली फ़ीस भी इसमें शामिल है। इस तरह से ये पैसा आता है। ये सब आप पढ़ सकते हैं इसमें कि ये वाला जो पैसा है अपनी बैलेंस शीट का इतने से इतना परसेंट, 5.5 से 6.5% तक रकम CRB कंटिजेंट रिस्क बफर के तौर पर रखना अनिवार्य है। तो ये सब इसकी डिटेल है। बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। तो क्या होगा, ये हमारे आने वाले जो बजट है उसमें बजट में मार्केट बहुत ऊपर जा सकती है। इसीलिए तैयारियां अभी से शुरू कर दीजिए। सरकार का जिन सेक्टर्स पे फोकस है उन सेक्टर्स का ध्यान रखिए, उन सेक्टर्स के सबसे मजबूत स्टॉक्स को खरीदारी करके बैठ जाइए। 40-60 वाले फॉर्मूले से बहुत बड़े रिटर्न आपको आने वाले टाइम में बनने वाले हैं। अब बात करते हैं, एक जो नेगेटिव न्यूज़ है इस हफ्ते के लिए, वो है रिकॉर्ड हाई के नीचे लुढ़का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी फॉरेक्स रिजर्व में इस बार कमी आई है। लगभग $3 बिलियन घटा है हमारे फॉरेक्स में। ऑल टाइम हाई पर थे। पिछले हफ्ते जो हमारा डेटा फ्लैश हुआ था उसमें हमने रिकॉर्ड तोड़ हमने फ्रेश लाइफ टाइम हाई बनाया था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हमारे जो डॉलर है, डॉलर काफ़ी
डॉलर में काफ़ी तेज़ी आई और डॉलर में तेज़ी आने की वजह से हमारे रुपए में गिरावट हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे फॉरेक्स भी घटते हुए नज़र आए हैं। लेकिन अभी भी हम ऑल टाइम हाई मान के ही चलेंगे, क्योंकि हम लगातार 2-3 हफ्तों से बढ़ रहे थे और फ्रेश लाइफ टाइम हाई के बाद में ये गिरावट स्वाभाविक थी। क्योंकि क्या है, डॉलर बढ़ रहा था, डॉलर में तेज़ी बनी हुई है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो हमारे फॉरेक्स इसीलिए घटते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने अपनी वीडियोज़ में पहले भी आपको बताया था कि डॉलर हमारे फॉरेक्स में इस हफ्ते गिरावट हो सकती है, तो इसका असर हमारी मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है। जब फॉरेक्स हमारे घटते हुए नज़र आए हैं, तब तक मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली है। तो अगले हफ्ते अगर हल्की फुल्का प्रेशर आता है तो वो नई पोजीशंस अच्छे स्टॉक्स में बनाने का आपके पास में मौका होगा। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आगे आने वाले टाइम में शेयर मार्केट को ऊपर ही जाना है। अब फॉरेक्स के घटने से देखिए इतने का घाटा हुआ है, घटकर कितने पर आ गया, 655 करोड़ हो गए थे, अब 652 करोड़ पर हैं, लगभग 652.89 अरब डॉलर रह गया है। आरबीआई की ओर से दी गई ये जानकारी। अब देखिए, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फॉरेक्स की वजह से अगर हल्के फुल्का प्रेशर आता है, लेकिन हमारे देश की बाकी चीज़ों में कोई कमी नहीं है, इसीलिए मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए। अगर गिरावट आती भी है तो वो एक मौके के तौर पर लें और अपनी पोजीशन बनानी शुरू कर दें। अब देखिए, अब मंडे की मार्केट के लिए अगर आप देखेंगे तो अभी भी क्या है, डॉलर हमारा जो है 83.568 पर बना हुआ है, जो कि अभी भी मैं इसको नेगेटिव मानता हूं। जब तक ये 83 के नीचे नहीं आएगा तब तक एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होगी, क्योंकि 83.568 पे हमारी जो करेंसी है लगभग ऑल टाइम लो के आसपास खड़ी हुई है। तो देखिए ये नेगेटिव। अब देखिए, अब मैं अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। वहीं पे गोल्ड रिजर्व में हल्की फुल्की देखिए लगभग 1.5% की गिरावट है। सिल्वर में देखिए 4% की गिरावट है। मेटल में लगभग 3% की गिरावट है। क्रूड ऑयल में देखेंगे तो 80 पे आ गया, ये 81-82 के आसपास पहुंच गया था। तो यहाँ से देखिए हल्का फुल्का पॉजिटिव संकेत हमें मिल गया है, ये अच्छी बात है। बॉन्ड मार्केट को अगर हम देखेंगे, बॉन्ड मार्केट में देखिए फ्लैट क्लोजिंग दी है, लगभग ज़्यादा कोई ना तेज़ी ना कोई बड़ी। तो हो सकता है कि ये वाली चीज़ें जो हमारा ये जो कमोडिटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट जो है, और हमारा ये जो अगर बॉन्ड यील्ड भी नहीं बढ़ता है और हल्की फुल्की गिरावट आती है, तो हो सकता है कि ये हल्की फुल्की जो गिरावट हम मान के चल रहे हैं फॉरेक्स के गिरने की वजह से, ये भी नहीं देखने को मिले। अगर मार्केट गिरेगी भी तो बाउंस बैक करती हुई नज़र आएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन बनाना शुरू कर दीजिए बजट के हिसाब से। बजट शानदार इस बार होने वाला है, सरकार के पास में फंड की कोई भी कमी नहीं है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे तो कोई भी इसमें नया कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। 64,000 के निचले स्तर पे ही बिटकॉइन अभी भी बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसी में कोई भी तेज़ी देखने को हमें नहीं मिल रही है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि हमारी जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी देखिए 23,471 पे बंद होती हुई देखने को मिली है। वहीं पे हमारी जो वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है वो कितनी है, 23,500, यानी कि गिफ्ट निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है हमारी निफ्टी इंडेक्स से, निफ्टी 50 इंडेक्स से। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये नेगेटिव संकेत है। गैप डाउन होने के चांस बन रहे हैं मंडे के दिन, और गैप डाउन अगर होता है तो देखिए वो एक मौका रहेगा अच्छे स्टॉक्स खरीदने का, और जितना नीचे आपको मिले मार्केट में वो आपके लिए अच्छी बात रहेगी। ध्यान रखिए 40-60 वाला फार्मूला अपने माइंड में बिठा लीजिए। अगर आपके पास में 100 रुपये हैं उसमें से सिर्फ आप 40 रुपये इन्वेस्ट करिए, 60% एक बड़ी गिरावट के लिए बचा के रखिए। अगर गिरावट होती है तो आप उसको फिर से ख़रीदारी करिए। 10-15% की गिरावट होती है तो उससे क्या होगा, एवरेज हो जाएगा और आपके निचले स्तर पर आपका बाइंग प्राइस आ जाएगा। जैसे ही मार्केट बाउंस बैक करेगा और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो जाएंगे, और आपके पास में नंबर ऑफ़ शेयर्स भी बढ़ जाएंगे। और इससे क्या होगा, और अगर आप 40% इन्वेस्ट करने के बाद में प्रॉफिट हो जाते हैं तो ये भी एक अच्छी बात रहेगी। आपके पास में फ़ंड भी बचा रहेगा 60% और आप प्रॉफिट में भी रहेंगे। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों, ओवरऑल मार्केट का नज़रिया अगले हफ्ते कैसा रहेगा और बजट तक मार्केट कैसा रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।